प्यारे बच्चों, आपके YouTube चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था और अपने पिछले 5-6 दिनों से कुछ वीडियो वगैरह डाले जा रहे थे। बहुत बढ़िया पेपर आया था। अपने 4-5 दिनों के जो वीडियो डाले थे उससे बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। लगभग सारे प्रश्न उसी में से थे। अब अपने आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 8वीं के जो एग्ज़ाम है वो 2-1 दिन के बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपने कक्षा 8 के लिए कुछ वीडियो बनाए ताकि उनको भी क्या बेनिफिट हो जाए। तो कक्षा 8 का एक टॉपिक है राशियों की तुलना। कक्षा 8 का टॉपिक क्या है? राशियों की तुलना। तो कक्षा 8 का अपने एक टॉपिक लेते हैं, राशियों की तुलना। अब इसमें राशियों की तुलना में सबसे पहले इसका परिचय देते हैं। परिचय क्या है? परिचय मतलब इसका इंट्रोडक्शन, इसके अंदर है क्या। इसके अंदर देखो कई चीज़ें हैं। सबसे पहले जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, सबसे पहला पार्ट आता है अनुपात, रेशियो। क्या होता है? अनुपात। अनुपात यानी कि रेशो। अब रेशो लेने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता के उसके ज़रिए बताऊं। देखो, मान लेते हैं अपने पास क्या है, एक टोकरी है। क्या अपने पास एक टोकरी है? इस टोकरी के अंदर क्या है? 20 सेब। 20 तो क्या है? सेब है। और 5 क्या है? संतरे। कितने? 5 संतरे। तो टोकरी के अंदर क्या है? 20 सेब और 5 संतरे। अब मान लो प्रश्न आपको इस प्रकार से दे दिए कि संतरों की संख्या का क्या है? संतरों की संख्या का सेवों की संख्या से, सेवों की संख्या से अनुपात बताओ। ये पूछ रहा भाई, जो संतरों की संख्या है उसकी सेवों की संख्या के साथ अनुपात बताओ। तो सबसे पहले देखो क्या है? संतरे। फिर क्या लिखा हुआ है? सेव। तो अपनी टोकरी में संतरे कितने? 5। तो पहले क्या लिखेंगे? 5। फिर ये अनुपात का चिन्ह होता है ऐसे 2 बिंदु। फिर क्या रखा है? सेव। तो सेव क्या, कितने टोकरी के अंदर? 20 सेव है। तो अनुपात इनका क्या जाएगा? 5:20। अब देखो इसका ये फ़ायदा है कि आप अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? 5 अनुपात की जगह क्या लगा देंगे? बट्टा। 5/20। अब देखो संख्याएं कट रही क्या? 5 के पहाड़े से कट रही हुई। 5 एकम 5, 5 चौक 20। कितना आया? 1/4। तो अब आप इसको फिर से बट्टे की जगह अनुपात में लिख सकते हैं। क्या? 1:4। तो संतरे व सेव की संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 1:4 आ जाएगा। या उसको कह सकते हैं कि 5 क्या है? 20 है। होता यह है कि जैसे आपने अनुपात ले लिया, अगर दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही, किसी एक संख्या का अगर भाग जा रहा है, तो आप उसे काटें। काटने के बाद में जो संख्या बचेगी वो उसका क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। अनुपात के बाद में क्या आता है? प्रतिशत आता है। अनुपात के बाद में अब जो सेकंड उसमें चैप्टर में सेकंड जो टॉपिक है वो किसका है? प्रतिशत का है। अब प्रतिशत में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि प्रतिशत को लिखते कैसे हैं। ये इसका साइन होता है ऐसे, ये परसेंटेज का साइन होता है। और प्रतिशत जो हमेशा आप लेते हो वो क्या होता है भाई? 100 का होता है। क्या है? 100 में से अपने परसेंटेज वगैरह निकालते हैं। अब देखो प्रश्न के जरिए समझते हैं। जैसे अपने पास एक टोकरी थी, टोकरी में आपने कहा 20 सेब है और संतरे कितने हैं? 5 संतरे हैं। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि संतरों का प्रतिशत बताओ। क्या बताना है? संतरों का प्रतिशत समझाओ। तो देखो ये पूछ रहा है कि संतरों का प्रतिशत। तो संतरों की संख्या को ऊपर लिखो। संतरे कितने हैं? 5। और बट्टे में हमेशा क्या आता है कि कुल आता है। कुल मतलब जैसे उस टोकरी में सेब तो कितने? 20। संतरे कितने? 5। तो 20 सेब और 5 संतरे मिला के फ्रूट कितने हो गए? टोटल 25 फ्रूट हो गए। गुणा किसकी हो जाएगी? 100 की आप गुणा करवा दो। तो ये संतरों की संख्या आ जाएगी किसमें? प्रतिशत में। तो संतरों की संख्या को ऊपर लिखना है। टोटल फ्रूट्स है वो कहाँ आएंगे? बट्टे में। और गुणा में 100। देखो ये दो 5 और 25 हैं, ये दोनों संख्याएं
चेंज होती रहेगी। आपका ये जो 100 है गुणा वाला, ये प्रतिशत में लाने के लिए यहाँ हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब देखो काटो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो नीचे तो सारी संख्या कट गई, ऊपर क्या रह गया 5 और 20, 5 की गुणा 20 सॉरी 5 और 4 बचा, 5 की गुणा 4 से करवाओगे क्या आ जाएगा 20, 20%। तो संतरों का प्रतिशत क्या आ जाएगा 20%। ऐसे सेवों का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो वही लिखेंगे कि सेवों का प्रतिशत, क्या लिखेंगे सेवों का प्रतिशत। अब देखो सेवों की संख्या, सेव कितने हैं 20 ऊपर, टोटल फ्रूट कितने हो गए 25 नीचे भाग में, और गुणा में क्या लगाएंगे 100। फिर से काटो, देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब 4 की 20 से गुणा करवाओगे कितना आ जाएगा 80%। अब देखो दोनों मिला के वापस क्या हो गया, पूरा 100% आ गया ना। तो प्रतिशत हमेशा कहाँ निकलता है 100% पे, 100 पे निकलता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको प्रतिशत निकालने हैं। आशा है आपको आराम से बढ़िया से समझ आ रहे हैं। धीरे धीरे इन टॉपिकों को और आगे चलाएं। अब ये 2 टॉपिक होने के बाद जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो आ जाता है आपके पास प्रतिशत वृद्धि, और मतलब वृद्धि प्रतिशत कह सकते हैं या प्रतिशत वृद्धि, अथवा आपके पास आ जाता है क्या ह्रास। ह्रास मतलब क्या है कमी, ह्रास या कमी प्रतिशत। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत क्या है कमी आपको निकालनी है। प्रतिशत हानि भी कह सकते हैं, कमी कह सकते हैं। अब ये कैसे निकलता देखो, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लो आपने क्या खरीदा, एक स्कूटर खरीदा। मान लो आपने क्या काम किया, पिछले साल एक स्कूटर खरीदा जिसकी कीमत क्या थी 34,000 रुपये थी। आपने क्या खरीदा, एक स्कूटर खरीदा, वो भी कब खरीदा, पिछले साल आपने एक स्कूटर खरीदा जिसकी कीमत क्या थी 34,000 रुपये थी। आपके स्कूटर को देख के आपके मित्र को क्या स्कूटर पसंद आ गया, उसने कहा भाई मेरे को भी एक स्कूटर लेना है। तो जैसे ही आप दुकान पे, भाई पिछले साल आपने तो खरीद लिया, अब इस साल वो आपसे कह रहा है कि मेरे को स्कूटर लेना है, तो इस साल आप कहाँ जाओगे दुकान पे। दुकान पे जाते ही पता चलता है कि स्कूटर की जो कीमत थी उसमें क्या हो गई 20% की वृद्धि हो गई। किसकी हो गई 20% की वृद्धि हो गई। अब बताओ स्कूटर कितने रुपए मिलेगा। तो देखो पिछले साल जो 34,000 रुपये में स्कूटर खरीदा था उस पर क्या हो गई, रेट में वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो 34,000 में तो स्कूटर आएगा नहीं, तो स्कूटर के क्या लगेंगे रुपये अब ज़्यादा लगेंगे। तो ज़्यादा कितने लगेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस 34,000 का 20% निकालो। तो इसे क्या लिखते हैं कि 34,000 का 20%। तो इसको हल कैसे करवाना है, देखो 34,000 लिखा, हिंदी का जो काल लिखा उसकी जगह क्या लिखते हैं गुणा, 20 को लिखा, प्रतिशत का जो चिन्ह है प्रतिशत का उसे हटा के बट्टे में क्या लगाओ 100। अब एक जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये वाला जीरो काट दो। अब देखो 2 जीरो 2 की गुणा करवानी भाई, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 6,800 रुपये की क्या हो गई वृद्धि हो गई। मतलब जो पिछले साल स्कूटर 34,000 में खरीदा था ना, अब उस पर 6,800 रुपये क्या हो गए बढ़ गए। तो बताओ इस साल स्कूटर वो खरीदेगा आपका जो मित्र है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। 34,000 तो पहले वाले थे ही, बढ़े हुए कितने हैं 6,800 रुपये। तो इनको जोड़ लेते हैं तो उसके पड़ जाएंगे 40,800 रुपये। तो स्कूटर उसको लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 40,800 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार इसे बोलते हैं वृद्धि प्रतिशत। मतलब क्या होता है, रेट में इंक्रीजिंग होना, बढ़ जाना। अब इसी प्रकार कमी वाला और निकाल लेते हैं। जैसे इसी उदाहरण को वापस समझें कि स्कूटर है, स्कूटर की जो कीमत थी पिछले साल कितनी थी 34,000 रुपये थी। पिछले साल क्या थी 34,000 रुपये थी। और अब है जो इस स्कूटर की कीमत में क्या हो गई 20% क्या आ गई, कमी आ गई। कितनी आ गई 20% कमी आ गई। कमी आ गई तो आपको मालूम है कि रेट गिरी है, तो इस साल स्कूटर क्या मिलेगा, थोड़ा सस्ता मिलेगा। अब कितना सस्ता मिलेगा वो कैसे निकालें, तो 34,000 का पहले क्या निकालो 20% निकालो, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाए हैं।
34,000 का की जगह गुणा 20% का हटा के क्या लगाना है 100, 0 से 0 काटो, एक 0 से फिर 0 काटो, गुणा करवाओगे क्या आएगा 6,800 रुपये आएगा। मतलब इस साल जो है रेट 6,800 रुपये कम लगेगी। कितनी लगेगी? 6,800 रुपये कम लगेगी। तो अपने को जो 34,000 रुपये देने थे उसमें से कम कितने देने? 6,800 रुपये कम देने। तो आप घटाओ, जैसे ही घटाओगे तो ये रुपये आ जाएंगे आपके पास 27,200 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपये आ गए? 27,200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब स्कूटर की कीमत में क्या हो गई? कमी आ गई। तो इसे बोलते हैं कमी प्रतिशत। कितने प्रतिशत की कमी हुई है वो अपने को निकालना। अब देखो और आगे चलते हैं कि पहला अनुपात हो गया, अनुपात के बाद प्रतिशत हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा हो गया वृद्धि प्रतिशत और ह्रास प्रतिशत, या बोल सकते हैं कमी प्रतिशत। अब और आगे चलते हैं, इसका जो नया और टॉपिक है, क्या पॉइंट है वो लेते हैं। देखो अब जैसे प्रश्न में आता है जैसे बट्टा, बट्टा ज्ञात करना, बट्टा या कह सकते हैं छूट। इसको भी देखें एक उदाहरण के द्वारा समझे। मान लो आप क्या बाजार गए, बाजार गए तो आप कहाँ चले गए? कपड़ों की दुकान पे चले गए। कहाँ चले गए? कपड़ों की दुकान पे चले गए। आपको कपड़ा पसंद आ गया, आपको क्या हुआ? कपड़ा पसंद आ गया, और उस कपड़े की जो कीमत है, उस पैंट की या शर्ट की, जो भी आपको पसंद आया, उसकी कीमत मान लेते हैं क्या बताई दुकान वाले ने भाई कीमत उसकी बता दी 840 रुपये। कितनी बताई है? 840 रुपये बता दी। अब अपना एक स्वभाव होता है कि उससे रेट तोड़वाएं, रेट क्या करें? कम करवाएं, बार्गेनिंग करें। तो अपने दुकानदार से बार्गेनिंग की, रेट में छूट के लिए कहा, तो लास्ट में दुकानदार राज़ी हो जाता है कि आपको है जो 714 रुपये में लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 714 रुपये लगा दूंगा। तो 714 रुपये लगाएगा तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया? आपको छूट दी है। छूट दी मतलब क्या दिए? बटा दिए। अब कितने रुपए की छूट मिली वो कैसे निकालेंगे? 840 में से 714 को घटाओ तो पता चलेगा आपको 126 रुपये की आपको क्या दे दी? बचत दे दी। क्या दे दी? बचत दे दी। तो ये तो देखो आसान सिंपल सा उदाहरण है कि आप कपड़ा लेने के लिए जाते हो, 840 रुपये उस शर्ट की या पैंट की कीमत है, आपने बार्गेनिंग की तो उसने कुछ क्या है छूट करके 714 रुपये में आपको दे देगा। पर प्रश्न अब क्या है कि प्रतिशत के अंदर आने लगे। कैसे? जैसे वो कह रहा है कि अब एक उदाहरण और ले लो, जैसे ऐसे ही कि मान लो आपको क्या है, एक कपड़ा पसंद आया या कोई चीज़ पसंद आई, उसकी जो कीमत है, उस चीज़ की, उस वस्तु की जो कीमत है, अंकित उस पर कर रखा अंकित मूल्य है, वो क्या है? 220 रुपये अंकित मूल्य है। मतलब आपने क्या एक छोटा कोई पैंट देखा या कोई कपड़ा देखा, उसकी रेट क्या है? 220 रुपये उस पर लिखा हुआ है। अब दुकानदार कहता है कि मैं आपको इस पर क्या दूंगा? 20% का बट्टा दे दूंगा, 20% का डिस्काउंट मैं आपको दे दूंगा। तो अब अपने को चेक करवाना है कि वो जो 220 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, ये बट्टा छूट मिलने के बाद अपने को वो वस्तु कितने रुपए में पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, जो अंकित मूल्य दे रखा है मतलब 220 है, इसका 20% निकालो। इसका 20% निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? 220 का की जगह क्या लगाओ? गुणा 20 बटे में क्या करवाना है? 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से आप दूसरा जीरा काटो, और 22 की गुणा 2 से करवाओगे क्या आएगा? 44 रुपये आ जाएंगे। कितने हैं? 44 रुपये। इसका मतलब अंकित मूल्य तो क्या है? 220 रुपये है, और आपको छूट कितने रुपए में मिल गई? 44 रुपये की। तो आपको कितने रुपए कम देने पड़ेंगे? तो 240 में से क्या घटा लो? 44 रुपये घटा लो, तो रेट आ जाएगी 176 रुपये। तो कुल मिला के आपको जो वस्तु है, जो आपको पसंद आई है वस्तु, उसके अब आपको रुपए कितने देने पड़ेंगे? 176 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो देखो 220 अंकित थे, उस पर उसने क्या दे दी? बट्टा या छूट दे दी। तो बट्टा या छूट को अलग से निकाल के जो उसका अंकित मूल्य है उसमें से आप घटा दोगे, तो वस्तु की क्या आ जाएगी? वास्तविक कीमत आ जाएगी। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करवाना है। अब इसके बाद अपने टॉपिक के अंदर आता है 3-4 चीज़ें। देखो सबसे पहला क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट
तो सीपी के द्वारा लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है आपकी सेलिंग प्राइस, तो इसे बोलते हैं एसपी। और एक टॉपिक आता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। क्या होता है? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। अब देखो ये चीजें क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है, इसको एक उदाहरण के तौर पे समझें। जैसे क्रय मूल्य हो गया, मान लो एक कोई दुकानदार है, क्या है, कोई दुकान वाला है, शॉपकीपर है। दुकानदार भी क्या करता है, कहीं से किताबें, जैसे स्टेशनरी की दुकान है, उसमें कॉपी किताब पेंसिल वगैरह वो रखता है। तो स्टार्ट में क्या होता है, वो दुकान वाला कहीं से उनको लेके आता है, लेके आने के बाद दुकान पर रखता है, दुकान पर रखने के बाद उनकी क्या करता है, बिक्री करता है, मतलब उनको बेचता है। तो बेचेगा तो आप ये मान के चलो कि फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं, तो वो उनके लाभ और प्रतिशत हो जाते हैं। जैसे मान लो कि दुकान वाला 12 कॉपी लेकर आया और 12 कॉपी के कितने रुपए दे दिए उसने? 150 रुपये उसने दिए। कितने रुपए दिए? 150 रुपये उसने दिए। तो 12 कॉपी के 150 रुपये उसने दे दिए। तो ये तो उस दुकानदार का तो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय का मतलब क्या, वो खरीद के लाए हैं इतने रुपए में, तो क्रय मूल्य तो हो गया उसका कितना? 150। 150 चलो 200 मान लेते हैं। कितना है? 200 रुपये उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। कितना हो गया? 200 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब दुकानदार क्या करता है कि जैसे 12 कॉपियाँ लेकर आया है, 200 रुपये की लेकर आया है, अपने दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मेरे को क्या चाहिए, भाई 12 कॉपी चाहिए। तो 12 कॉपी चाहिए, तो दुकानदार क्या करता है कि उन 12 कॉपियों को उठा के अपने को दे देता है। कितने में? 250 रुपये में, 250 रुपये में दुकान वाला अपने को वो कॉपियाँ दे देगा। दे देगा मतलब उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। खरीद के लाया तब तो उसका क्या हो गया था, क्रय मूल्य, और बेचने के बाद उसका क्या हो गया था, वो उसे विक्रय मूल्य मिल गया। कैसे? 200 में लाया, 250 में बेच दिया, मतलब 250 रुपये में बेचा, तो उसको क्या हुआ, फायदा हुआ ना। तो फायदा हो गया 50 रुपये का। अब लाभ, लाभ बस यही है। लाभ क्या है, देखो 250 रुपये में बेचा और लाया कितने में था, 200 में से था, तो घटा लोगे तो क्या आ जाएगा, 50 रुपये का लाभ हो गया। तो मतलब लाभ किस पे निकलता है? लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य में से आप क्या घटाओ, क्रय मूल्य को घटाओ, आपको लाभ की जानकारी हो जाएगी कितना लाभ मिला है। अब देखो हानि, हानि कब होगी? जब मान लो दुकानदार है, 200 रुपये में 12 कॉपी लेके आया और कोई कारण हो गया, उसकी कॉपियाँ बिकी नहीं, या जो भी कारण है, उसकी मजबूरी थी, उसने क्या कर दी, उन कॉपियों को 150 रुपये में बेच दिया। कितने में? 150 रुपये में उसको बेचना पड़ा। तो देखो लाया रकम ज़्यादा दे के और बेची सस्ते में बेच दी, तो उसको क्या हो गई, हानि होगी। तो हानि कैसे निकालते हैं? हानि निकालेंगे भाई, 200 में से 150 घटाओ, 50 रुपये की हानि होगी। तो हानि हमेशा कहाँ निकलती है? हानि निकलती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि उस समय उसका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और कम रकम में बेची है, विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, कम होगा। तो हानि निकलती है किससे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करवा दो। अब बारी आती है लाभ प्रतिशत। कैसे निकाले इसी प्रश्न में? लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। भाई लाभ और हानि कहाँ मिलती है? क्रय मूल्य पर मिलती है। तो लाभ का फॉर्मूला हो गया लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ तो आपने देखा 50 रुपये का हुआ था भाई, क्रय मूल्य उसका क्या था, 200 रुपये था। गुणा किसकी करवा दो, 100 की। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 के फाड़े से ये 50 को काट दो 25, तो 25% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ऐसे हानि प्रतिशत निकाल लो। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, ऊपर तो लिखेंगे हानि, नीचे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, गुणा क्या लिखा जाएगा, 100। तो हानि कितने की हुई, 50 रुपये की। क्रय मूल्य उसका वही 200 रुपये था, गुणा में क्या लिखेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के पहाड़े से 50 को काटोगे, क्या आ जाएगा, 25%। तो उसको क्या हुआ, 25% की क्या हो गई, हानि। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ और हानि है वो हमेशा कहाँ होते हैं, क्रय मूल्य पर ही आपको लाभ और हानि होगा। तो लाभ प्रतिशत में सूत्र क्या बन जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या लिखा जाएगा, 100 को लिखा जाएगा।
अब और आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ब्याज। अब आगे चलते हैं, जैसे नया टॉपिक आपका आ जाता है ब्याज। ब्याज दो तरह के होते हैं भाई। एक तो होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले कि एक मुकेश नाम का लड़का था। मुकेश कहाँ जाता है? कोई साहूकार के पास जाता है। साहूकार मतलब सेठ, पैसे वाला, रुपए देने वाला, वो होता है साहूकार। अब उसके पास जाता है और उससे क्या कहता है कि आप मेरे को क्या दे दो? 1000 रुपये दे दो। कितने रुपए? 1000 रुपये दे दो। तो 1000 रुपये वो उससे साहूकार से क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। साहूकार पूछता है इसको कि बता कितने टाइम में तू दे देगा? तो वो कहेगा भाई मैं तो इसको 2 वर्ष रखूँगा। कितने वर्ष रखूँगा? 2 वर्ष रख के आपको दे दूँगा। तो 2 वर्षों के लिए जब ये साहूकार इस मुकेश को 1000 रुपये देता है तो साहूकार क्या चाहेगा? कुछ न कुछ धन एक्स्ट्रा चाहिएगा उसको। तो जो एक्स्ट्रा धन उसको चाहिएगा, मतलब 1000 रुपये तो वो लेगा ही, ऊपर उससे क्या है, कुछ रुपए और लेगा मुकेश से 1000 रुपये के एवज में। तो वो कहलाता है आपका ब्याज। अब साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि जैसे 1000 रुपये लिए, 1000 रुपये का, है ना, 1000 रुपये लिए, और मान लो साहूकार कहता है कि चल ठीक है 2 वर्ष तू रख ले, पर 10% क्या है? वार्षिक ब्याज लगेगा। क्या लगेगा? 10% वार्षिक ब्याज उस पर लगेगा। तो साधारण ब्याज में तो क्या होता है कि आप 10,000 रुपये का 10% निकाल लो पहले। 10% मतलब परसेंट हटा के का की जगह क्या लगा दो? गुणा। एक जीरो से आप ये जीरो काटो, 100 रुपये। मतलब अगर मुकेश 1,000 रुपये को अगर 1 साल रखता है तो उसके कितने रुपये और लगेंगे? 100 रुपये। 1 साल के 100 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। तो 2 साल के कितने लग जाएंगे? 200 रुपये उसके लग जाएंगे। तो मतलब मुकेश 1000 रुपये तो वो देगा ही, और 200 रुपये उसको अलग से और देने पड़ेंगे। मतलब उसको देने पड़ेंगे 1200 रुपये। 1200 रुपये उसको मुकेश को, साहूकार को 2 साल के बाद देने पड़ेंगे। अब ये देने के बाद में, ये तो होता है साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का क्या सिस्टम है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज यह है कि मुकेश ने जैसे मान लो 1000 रुपये लिए थे, है ना, उसी साहूकार से 2 वर्ष के लिए 10% क्या है उसने ब्याज की दर है जो निर्धारित कर दी है कि भाई 10% में लूँगा 1000 रुपयों का। तो आपने ये देखा कि 1000 का 10% निकाल के देखा कितना है? 100 रुपये आ गए। तो इसका मतलब 1 वर्ष होगा। अगर 1 वर्ष में मुकेश उसको पैसे दे देता है तो 1000 रुपये तो ये देना है उसको, और क्या देना है? 100 रुपये उसको ब्याज के देने हैं। तो कुल मिला के 1100 रुपये उसको देने हैं साहूकार को। अब मान लो 1 साल में वो रुपए नहीं दे पाया तो क्या करता है साहूकार कि 1000 रुपये तो हो गए, 100 रुपये उसका ब्याज हो गया। 1 साल में रकम उसके पास आनी थी कितनी? 1100 रुपये। अब 1100 रुपये जब वो मुकेश नहीं दे पाता है तो अब जो अगले साल का जो ब्याज है वो 1100 का 10% लगाएगा भाई। क्या लगाएगा? इन 1100 रुपये का 10% वो लगाएगा। तो 1100 रुपये का 10% निकालें, का की जगह गुणा, परसेंट को हटा के क्या लिखें? 100। 2 जीरो से सीधे 2 जीरो काट दो। 10 की गुणा 11 से करोगे 110 रुपये और लगेंगे। तो कहने का मतलब कि मुकेश अगर 2 साल के बाद पैसे देता है तो 1000 रुपये तो उसके साहूकार ने दिए थे वो देने पड़ेंगे। उसके बाद उसको कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपये तो पहले साल का ब्याज, और 110 रुपये का दूसरे साल का ब्याज। तो कुल मिला के उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1210 रुपये उसको देने पड़ेंगे 2 साल के बाद। तो देखो साधारण ब्याज में तो वही धन 2 वर्ष का कितना हो पाया था? 1200 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में वो धन बढ़ के 1210 रुपये हो गए। तो चक्रवृद्धि मतलब साल भर में जो पैसों का ब्याज बना उसको फिर वो क्या, मूलधन बना के उस मूलधन पर अगले साल क्या है फिर से नया ब्याज वो लेता है। फिर मान लो 2 साल हो गए तो फिर वो
उसका मूलधन बना के ब्याज प्लस पैसे को मिला के फिर उस पर नया ब्याज लेगा। तो चक्र मतलब क्या है, उस पर चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। मूलधन प्लस ब्याज जुड़ गया, अगले साल के लिए वही आपका मूलधन तैयार हो जाएगा, उस पर फिर नया ब्याज लगेगा। फिर तीसरे साल के लिए क्या है, फिर वो 2 साल का ब्याज और प्लस रुपए जुड़ के तीसरे साल के लिए मूलधन फिर से तैयार हो जाएगा। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपके पास बन जाता है कि P1 प्लस R/100 इसकी पावर n। P कौन होता है, पेमेंट, मूलधन। R होती है रेट, दर। दर क्या है, 10% प्रश्न में आपको दी थी। n होता है समय, समय कितना दिया था, 2 साल का। आप इस सूत्र के द्वारा करोगे तो भी आपको उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। तो कुल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला बन जाता है। और साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, वो तो आप सभी को आता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। यह साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है। तो कुल मिला के आपको साधारण ब्याज ऐसे निकालना है और वो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज उसके हिसाब से। तो अगर आपने इतनी डिटेल ध्यान से मन लगा के अच्छे से अगर देखी है तो आपको प्रश्नावली जो 8वीं कठिन लगती है, सभी बच्चों को कठिन लगती है, तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। आप प्रश्नों को आराम से समझ पाओगे, प्रश्न वाला क्या पूछना चाह रहा है और आप उसको कैसे निकाल सकते हो, ये जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप प्रश्न को आराम से कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने कल और करेंगे। तो जैसा कि 10th वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा था अपने वाले वीडियो, है ना, और बच्चों के लाइक्स वगैरह, बच्चों ने सब्सक्राइब चैनल को खूब किया, उन्होंने खूब अच्छे से देखा, तो उसकी बदौलत आज उनके क्या नंबर बहुत बढ़िया है ना। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, देख के। ओके, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।